तो कैसे हो सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे मैथ विद्या मंदिर पे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर का आज हम पार्ट नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो देखो आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 5 में आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टॉपिक कवर करेंगे और उसके अंदर उन्हीं ग्राफ के रेंज वगैरह हम निकालना सीखेंगे। समझ आया, मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाना सीखेंगे, उनकी रेंज निकालना सीखेंगे। आज के लेक्चर में आज ये काम करेंगे। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पार्ट नंबर 5। तो देखो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ। तो देखो आज आपको एक चीज समझाता हूं। देखो आपको एक बात बताता हूं, मजेदार बात है। आपने हेडिंग को देख के कुछ सोचा होगा कि भैया हमारे जो चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। नहीं, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। क्यों? उनके पीछे रीजन है। कैसे? देखो हम जब भी ग्राफ जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ जब बनाते हैं तो उसमें हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक्स और वाई। ग्राफ बनाते हैं तो हमें और एक्स और वाई चाहिए। मतलब हम अगर ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है, तो उसमें वाई और एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें वाई और एक्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो तो क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या तो आप एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आप वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आया? मतलब कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या तो आप एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप उसको वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। समझे? वापिस बोल रहा हूं, जब भी हम ग्राफ जब बनाते हैं, क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाते, हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। क्यों? क्योंकि जब भी हम ग्राफ जब भी बनाते हैं तो उसमें हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स और वाई। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें क्या तो आप एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप वो वाई की फॉर्म में लिख सकते हो क्वाड्रेटिक। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही मतलब क्या तो एक्स ही आएगा या फिर वाई आएगा। जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्या तो आप सिर्फ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो या सिर्फ उसको वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। समझा? मतलब कि क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्स और वाई की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गया? मतलब एक्स वाई दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनाते, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें एक्स और वाई दोनों आता है। कहते हैं एक्स और वाई दोनों आता है। कैसे? एक्स और वाई दोनों कैसे आता है? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है भैया। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें y और x दोनों एक साथ आ रहे हैं। वापिस बोल रहा हूं, ग्राफ बनाते हैं तो उसमें x y दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं उसमें x y की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें y भी आ रहा है और x भी आ रहा है, मतलब x y दोनों एक साथ आ रहे हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या तो आप y की फॉर्म में लिख सकते हो या उसको आप x की फॉर्म में लिख सकते हो, उसको आप दोनों की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ बनाते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है, जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, समझ आया? जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये ना किस नेचर का होता है, मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी शेप क्या होती है, ये किस तरह का बनता है, इसकी शक्ल क्या होती है, इसको देखते कैसे है, मतलब कि देखते कैसे, मतलब कि किस कैसे दिखता है। तो इसका नेचर क्या होता है? इसका जो नेचर होता है ना वो पैराबोला नेचर होता है। क्या होता है? पैराबोलिक नेचर होता है। पैराबोला ही नेचर होता है। मतलब कि जब आप इस एक्सप्रेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ पैराबोला ही नेचर, मतलब पैराबोला की शेप में बनेगा, पैराबोला की शक्ल में बनेगा। समझे? पैराबोला की शक्ल में बनेगा। अब देखो
इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो पैराबोला बनेगा वो सॉरी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला की शक्ल में बनेगा। लेकिन भैया पैराबोला भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई ऊपर से खुलता है, कोई नीचे से खुलता है, कोई साइड में से खुलता है, कोई इस साइड में से खुलता है। मतलब पैराबोला भी अलग अलग होते हैं। कैसे हम वो कैसे पता लगे कि किस टाइप का पैराबोला बन रहा है, किस टाइप का पैराबोला नहीं बनेगा, किस टाइप का पैराबोला बनेगा, तो वो देखते हैं कैसे। देखो हमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें ए जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना उसके अंदर जो ए है वो ए अगर 0 से बड़ा हुआ, क्या हुआ 0 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, या फिर जो पैराबोला है सॉरी जो ये एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में जो ए है या फिर वो 0 से छोटा हुआ, या फिर वो 0 से छोटा हुआ। तो हम इनके ऊपर डिसाइड करते हैं, इन दोनों के ऊपर डिसाइड करते हैं कि पैराबोला कैसा बनेगा, कि पैराबोला कैसा बनेगा। तो देखो अगर जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस एक्सप्रेशन में अगर ए जो है, ये जो ए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए जो है वो अगर 0 से बड़ा हुआ, ए जो है वो 0 से बड़ा हुआ, तो पैराबोला जो होगा ना वो अपवर्ड ओपनिंग वाला खुलेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड ओपनिंग वाला खुलेगा, ना ऊपर की तरफ खुलने वाला खुलेगा। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, मतलब इस क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट ए है वो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ, मतलब 0 से छोटा हुआ, तो वो डाउनवर्ड ओपनिंग खुलेगा, मतलब वो पैराबोला ऐसा दिखेगा, वो पैराबोला ऐसा दिखेगा, वो पैराबोला ऐसा दिखेगा। भैया हम कैसे माने? देखो अभी देखो इनको प्रूफ करने के ना, मतलब कि ये 0 से बड़ा होगा तो ए 0 से बड़ा होगा तो ऊपर अपवर्ड ओपनिंग होगा, 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा पैराबोला। ये हम कैसे माने? ये जो ग्राफ है ये ऐसे ही दिखते हैं, ए से बड़ा होगा तो ऐसा दिखेगा, ए से छोटा होगा तो ऐसा दिखेगा। ये हम कैसे माने? ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये हम कैसे माने? इसका कोई आप प्रूफ तो बताओ। देखो मैं प्रूफ बता रहा हूँ, मैं इसके देखो इसको प्रूफ करने के बहुत ज्यादा तरीके, मल्टीपल तरीके इसको प्रूफ करने के, मल्टीपल तरीके हैं। लेकिन उसमें से हम एक तरीका चुनेंगे जो कि हमको क्लास 11th के फिजिक्स के बेसिक में पढ़ा दिया जाता है, जो कि मैथ का टॉपिक है, लेकिन उसको क्लास 11th के बेसिक में फिजिक्स के बेसिक में पढ़ा दिया जाता है क्योंकि उसमें यूज होता है फिजिक्स में, वो इसलिए वो पढ़ा दिया जाता है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वो आता है, इसलिए मैं उसके ऊपर प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि भैया पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब कि अपवर्ड, मतलब पैराबोला है ना ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये अपवर्ड ओपनिंग है। ये क्या है? अपवर्ड ओपनिंग। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग, अपवर्ड ओपनिंग है ना, अपवर्ड ओपनिंग है। लेकिन ये वाला पैराबोला है ए 0 से छोटा है, इसमें जो पैराबोला है वो क्या? डाउनवर्ड ओपनिंग है। क्या? डाउनवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग। समझ में आया? समझे? अब इसमें मेरे को एक चीज समझाओ आप भाई, ये पैराबोला है, ये पैराबोला का ग्राफ है, इसमें जो ये जो पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट जो है, मतलब कि जो पैराबोला का जो वर्टिक्स है, देखो ये पैराबोला यहां से घूम रहा है, या पैराबोला यहां से घूम रहा है, मतलब जहां से घूम रहा है यहाँ पर जो इनके जो वर्टिक्स है ना भैया, आप बताओ ये वाला जो पॉइंट, मतलब पैराबोला यहां से घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या है? वर्टिक्स ही तो कहलाएगा, ये वाला पॉइंट वर्टिक्स ही तो कहलाएगा। इसमें ये वाला पैराबोला यहां से घूम रहा है तो ये वाला पैराबोला में यहाँ पर ये पॉइंट वाला पॉइंट ये वर्टिक्स ही तो कहलाएगा, ये वर्टिक्स ही तो कहलाएगा, समझे? मतलब ये वाला पैराबोला तो इसमें ये वाला, मतलब जो पैराबोला वो वर्टिक्स हो गया, इसमें ये वाला पैराबोला है तो इसमें ये वाला पॉइंट जो, मतलब जो अपर, मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है वो वर्टिक्स हो गया, ये वर्टिक्स है इस पैराबोला के। मतलब ए 0 से बड़ा है तो अपवर्ड ओपनिंग है और इसका वर्टिक्स यहां पर है और ये अपवर्ड ओपनिंग है। ए 0 से छोटा है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग है और वर्टिक्स यहां पर है। समझ में? अब आप बोलोगे भैया हमें समझ में नहीं, आप क्या बोलोगे? भैया हमको ये तो समझ में आ गया कि इससे बड़ा होगा तो ये होगा, लेकिन हम मान कैसे ले? मतलब आप बोल रहे हो कि 0 से बड़ा हो गया तो ऐसा खुलेगा, 0 से छोटा हो गया ऐसा खुलेगा, ये आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये इसका
मतलब ये प्रूफ कैसे होगा वो बताओ। तो देखो बिना किसी देरी से मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रूफ है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर ना अगर जेई का पेपर दे रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रूफ नहीं लिख के आना, उसमें एमसीक्यू आएगा तो आपको डायरेक्ट मतलब आपको याद रखना भैया ऐसा ऐसा होता है, इसके वर्टेक्स ये होते हैं, इसका ये हमने ऐसे प्रूफ किया था, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ आपकी तसल्ली के बता रहा हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं करना है। मैं वापिस बोल रहा हूँ क्लास देखो एक चीज देखो, ये वाला पैराबोला है, अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला है, तो जहां पर वर्टेक्स है तो ये मिनिमा शो कर रहा है, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग वाला जो पैराबोला है ये मिनिमा शो कर रहा है, ये जो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला जो पैराबोला है मैक्सिमा शो कर रहा है। अपवर्ड ओपनिंग वाला ऊपर खुलने वाला पैराबोला है तो यहाँ पे मिनिमा शो कर रहा है, ये नीचे खुलने वाला पैराबोला है तो यहाँ पर मैक्सिमा शो कर रहा है। क्लास 11th के फिजिक्स के बेसिक में पढ़ा दिया जाता है ये मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्लास 11th के बेसिक में पढ़ा दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है। वैसे ये जो टॉपिक है मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये क्लास मैथ का टॉपिक है, मैथ की चैप्टर है, समझ में आया। वो भी जब चैप्टर है जब हम कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये आपको आता है, क्लास आपने फिजिक्स में पढ़ लिया 11th क्लास के बेसिक में, तो ये यहाँ पर मिनिमा शो कर रहा है, ये मैक्सिमा शो कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन जो आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, मैं प्रूफ कर रहा हूँ ax स्क्वायर, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करो, कैसे होता है डिफरेंशिएट, कैसे होता है, dy बाय dx, डिफरेंशिएट ऐसे तो होता है, dy बाय dx क्या है ये 2ax प्लस b। आपने फिजिक्स में जो फिजिक्स का जो बच्चे जेई तैयारी कर रहे हैं, नॉन फाउंडेशन में जो बच्चे हैं, वो क्लास 11 की फिजिक्स में उनको बेसिक में बता दिया जाता है कि भैया डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि उनके यूनिट डायमेंशन में काम आता है, इसलिए उनको ये बता दिया जाता है। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, हमारा जब चैप्टर आएगा, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको आ रहा है ना। और जिसको नहीं आया तो क्लास 11 की फिजिक्स जाके पढ़ लो बेसिक। आपको क्या नहीं एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये आया, तो आपके पास आपने जब डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या आया 2ax प्लस b आया, तो इसमें आपके पास क्या निकला x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। आपको कुछ x की वैल्यू निकल के आई, आपको कुछ x की वैल्यू निकले, किसकी आई, x की वैल्यू निकल के आई। आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, आपने x की वैल्यू निकाल ली है, हमने तो ये बात पूछी थी कि a बड़ा होगा जब ये बनेगा, ये छोटा होगा ये बनेगा, ये प्रूफ करने के लिए बोला था। आप तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हो। देखो एक बात है, मैंने यहाँ पे कुछ वर्टेक्स वगैरह लिखे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वर्टेक्स है, ये पैराबोला, इन ग्राफ के जो वर्टेक्स है, इन पैराबोला के ग्राफ के जो वर्टेक्स है, इन वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, वो ये माइनस बी बाई 2। रट लो भैया, रट लो। क्वेश्चन करने में ना ये वर्टेक्स बहुत ज्यादा याद आएंगे, उस समय प्रूफ नहीं करना है, उस समय डिफरेंशिएट नहीं करना है, वहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है वहां पर। तो इस एक्सप्रेशन का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास x ग्राफ के x कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा। जिस चीज का आप जैसे पैराबोला का ग्राफ बना रहे हो ना, तो उसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। हमको जो एक्सप्रेशन दी है ना, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लो, मतलब डबल डिफरेंशिएट कर लो। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसका वापस डिफरेंशिएट कर लो, और वापस डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2ax प्लस b। तो इसका क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2a बच गया। क्या बचा, सिर्फ 2a बच गया। अब देखो 2a जो है वो 0 से बड़ा है बड़ा। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया, नेगेटिव नहीं आया ना, तो यहाँ पे ये जो 2a है ये 0 से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो a है आपके पास, यहाँ पे जो a निकल के है वो भी 0 से बड़ा होगा। तो जो a जो है वो 0 से बड़ा है, जो a जो है वो आपके पास 0 से बड़ा है। अगर आपके पास a 0 से बड़ा आया है
अगर आपके पास ए ना वो 0 से बड़ा आया है, मतलब कि मिनिमा शो कर रहा है, मिनिमा शो कर रहा है, ये मिनिमा शो कर रहा है, समझ में? ये आपके पास मिनिमा शो कर रहा है। वापिस बोल रहा हूं, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपके पास वर्टिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन आपने एक्सप्रेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया, तो आपको पास मिनिमा निकल के आया, मतलब कि ए जब 0 से बड़ा होगा तो वो मिनिमा शो कर रहा है, और मिनिमा शो करने वाला ग्राफ ये होता है। भैया प्रूफ हो गया। अब आप बोलोगे भैया आपने तो इसका प्रूफ किया है, आपने इसका तो प्रूफ ही नहीं किया। तो सुनो, यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन में अगर ए नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या था, -2a, यहाँ पर क्या था, -2ax + b, और यहाँ पर भी मतलब अगर आपके पास अगर एक्सप्रेशन में नेगेटिव होता, अगर एक्सप्रेशन में अगर आपके पास नेगेटिव होता तो यहाँ पर ना ए है ना वो स्मॉलर देन 0 हो जाता, मतलब कि ए जो है वो 0 से छोटा जाता, ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाती और वो मैक्सिमा शो करता, मतलब ये वाला ग्राफ आ जाता। समझ में आया? समझ में आया? ए है ना इस एक्सप्रेशन में ए है वो अगर नेगेटिव होता तो वो ये शो करता, मैक्सिमा शो करता, तो ये वाला ग्राफ आ गया। मैं वापस बोल रहा हूं, आपने डबल डिफरेंशिएट किया, मिनिमा शो कर रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ है। अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन करने पे मैक्सिमा मिल रहा है तो वो ये वाला ग्राफ होगा, और उसमें ए नेगेटिव होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो मिनिमा मिला, मतलब कि ए है ना वो 0 से बड़ा मिला, तो ये ग्राफ आ गया। अगर यहाँ पर आपको ए है ना वो 0 से छोटा मिलता तो आपको यहाँ पर मैक्सिमा मिलता, तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाता। समझ में आया? समझ में आया? मजा आ गया समझ के? आप जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस देख ले, और वो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर ले। अगर वो 1-2 बार डिफरेंशिएट कर ले उसको याद भी हो जाएगा और उसको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो हमने क्या देखा है, अभी बेसिकली हमने क्या देखा है, ए 0 से बड़ा ये ग्राफ बनेगा, ए 0 से छोटा ये वाला ग्राफ बनेगा, और ये वाली एक्सप्रेशन होती है। लेकिन इनके कोई केस भी होते होंगे, इनके स्पेसिफिक केस भी होते होंगे। भैया जब ऐसी कोई कंडीशन हो और ए 0 से बड़ा और ऐसी कोई कंडीशन फॉलो करे जब ये वाला ग्राफ बने, या फिर कोई कंडीशन हो जिसमें ए 0 से छोटा और ऐसा वाला ग्राफ बने, तो भैया ऐसा केस होते हैं। ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, मतलब कि जो एक्सप्रेशन जो है आपके पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है आपके पास है, इनके टोटल 6 ग्राफ होते हैं, 6 पॉसिबल ग्राफ होते हैं। तो बिना किसी देरी से वो हम 6 पॉसिबल ग्राफ पढ़ते हैं, और मैं ऊपर वाली हेडिंग भी मिटा दूंगा क्योंकि यह जगह रोक रही है, हमको प्लेस चाहिए लिखने के लिए। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हमें प्लेस चाहिए लिखने के लिए। नया बोर्ड है, अच्छे से मिट नहीं जाए। तो देखो हमको क्या है, जो हमने जो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास जो टॉपिक था, उस टॉपिक का हमारे पास उस टॉपिक में हमारे पास 6 पॉसिबल ग्राफ होते हैं। क्या होता है? 6 पॉसिबल ग्राफ होते हैं, 6 पॉसिबल ग्राफ होते हैं। किसके? ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, उसके टोटल 6 ग्राफ पॉसिबल होते हैं। मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है उसके हम 6 ग्राफ बना सकते हैं गिवन कंडीशन पे। अगर बोल रहे हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दिख रही है, हमको बोल दिया ये वाली, मान लो कोई भी लाइट कर लो, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई भी लाइट कर लो, ये हमको बोला भी ये कैसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो जो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी है ना, उन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखते हुए हम 6 ग्राफ बना सकते हैं। उसमें क्या देखेंगे? देखो 6 अभी मैं समझाऊंगा, उसमें ना हम एक्सप्रेशन को देखते समझ जाएंगे भैया इसमें कितने ग्राफ पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 6 ग्राफ पॉसिबल है। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें a ग्रेटर देन 0 और a स्मॉलर देन 0 दोनों के ग्राफ आएंगे। भैया आप क्या बक कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो लिख रहा हूँ, समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, मजा आएगा, समझ के आएगा मजा। यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं चल रही है, मस्त मजा आएगा। जब आप लिखोगे ना, नोट्स बनाने लिखोगे, जब जाके मजा आएगा। ऐसे आप क्या मैं फोन के आगे से लगा के
हाथ और वीडियो देख रहे हो तो नहीं, मजा नहीं आएगा। साथ साथ में लिखो, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उन क्वेश्चन को पॉज करके लिखो, जब जाके समझ में आएगा। समझ में आया? तो देखो मैं क्या बोला, टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ है। हम केस लेते हैं, ए केस लेते हैं, नंबर 1 केस लेते हैं, और ए केस लेते हैं नंबर 2। ए केस लेते हैं नंबर 2। नंबर 1 वाले केस में ए है ना वो 0 से बड़ा है, ओके। और नंबर 2 वाले केस में ए जो 0 से छोटा है, ए 0 से छोटा है। नंबर 1 में ए 0 से बड़ा है, नंबर 2 में ए 0 से छोटा है। भैया समझ में आया? ए 0 से छोटा है, ओके ओके। तो टोटल 6 ग्राफ पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूं पहला वाला जो ग्राफ हो वो हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। अब तो यार मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं, सबकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला वाला जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा, दूसरा वाला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, तीसरा वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ है ना। अब देखो, सॉरी, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ। अब चौथा जो ग्राफ है वो हमको कैसा दिखेगा? वो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो हमने 6 पॉसिबल ग्राफ बना लिया। अब इसमें कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या क्या कंडीशन है। तो देखो मैं बोल रहा हूं अगर a 0 से बड़ा है, मतलब कि अपवर्ड ओपनिंग होगी। देखो a अगर 0 से बड़ा, मतलब ऐसा वाला ग्राफ, a 0 से छोटा मतलब कि ऐसा वाला ग्राफ, ऐसे बड़ा ग्राफ नहीं, मतलब a 0 से बड़ा है मतलब कि ऐसे वाला ग्राफ नहीं। तो इसमें पहली कंडीशन देखते हैं, अगर a 0 से बड़ा होगा ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा। a ना वो 0 से बड़ा होगा तो उसका दूसरा वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, या फिर a 0 से बड़ा है तो उसका तीसरा ग्राफ ऐसे बनेगा, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं a 0 से छोटा है मतलब कि ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, राइट। a 0 से छोटा है तो उसका दूसरा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, तीसरा ग्राफ। अब देखो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, अगर a 0 से बड़ा है तो उसके ग्राफ है ना, उसके ग्राफ बनने की 3 पॉसिबिलिटी है। अगर a 0 से बड़ा, मतलब मेरे को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, y = ax² + bx + c। मेरे पास अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी है, अगर इस क्वाड्रेटिक इसमें a है ना वो 0 से बड़ा है, हमको दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस बोल दिया a 0 से बड़ा है, तो भैया ये वाले जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो 3 ग्राफ है ये अपना आप हट जाएंगे। हमारे पास ये तीन पॉसिबल ग्राफ बचेंगे। कैसे कि हमें बोला a 0 से बड़ा है तो हमारे पास क्या क्या ग्राफ बचेंगे, क्या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, या फिर वो ऐसा बन सकता है, या ऐसा बन सकता है। मैं बोल रहा हूँ a 0 से छोटा है, a नेगेटिव है, तो वो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा नहीं बने तो ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं बने तो ऐसा बन सकता है। आप बोलोगे ये वह कैसे पता लगेगा कि अगर a 0 से बड़ा हो तो इन तीनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, a 0 से छोटा हो तो इन तीनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, तो कैसे पता लगेगा? देखो कैसे पता लगेगा, अभी समझाते हैं, अब भी समझाते हैं। देखो एक बात बताओ, जब x एक्सेस हो उसको जब y कट करे, मतलब कि x एक्सेस पे y जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, 0 होती है ना। मैं बोल रहा हूं ये x एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये वाली भी 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 x एक्सेस और ये वाली भी x एक्सेस है। और जो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल जो लाइन है, ये वर्टिकल वाली जो लाइन है ये y एक्सेस है, राइट, y एक्सेस है, y एक्सेस है। अब मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं, यहां पर पॉइंट नंबर 1 लगाओ, पॉइंट नंबर 1 लगाओ। मैं बोल रहा हूं जब ये वाला ग्राफ, मतलब कि इस एक्सप्रेशन का जो पैराबोला वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस x एक्सिस को कट करे, यहां पर इन दोनों पॉइंट पे अगर कट करे तो इन दोनों पॉइंट पर y = 0 होगा। क्या होगा? y = 0 होगा। और देखो ये जो y = 0 है, ये किसका y = 0 है? इस वाले एक्सप्रेशन का जो ये वाला ग्राफ है उसमें जब ये x एक्सिस को कट कर रहा है ये ग्राफ, तो y = 0 है, मतलब कि ये एक्सप्रेशन में y 0 है
तो ये इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन में y इक्वल टू 0 रखो तो क्या मिलेगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारे पास ये मिला है, हमारे पास ये मिल गया, क्या मिला, ये मिला। अब देखो क्या मिला है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखो, मैं बोल रहा हूं जब ये वाला ग्राफ, मतलब इस एक्सप्रेशन का ये ग्राफ जो है, पैराबोला वाला जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे y इक्वल टू 0 होगा। राइट राइट राइट, दोनों पॉइंट पे y इक्वल टू 0 होगा। तो भैया जब x एक्सिस को y कट कर रहा है तो वहां पर y तो 0 है, लेकिन वहां पे x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मतलब कि अगर ये वाली लाइन है और ये एक और लाइन है, मैं क्या बात बोल रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई एक लाइन है, मान लो ये x एक्सिस है और ये कोई अनदर लाइन आ रही है जिसकी इक्वेशन है कुछ, x और y में कोई इक्वेशन है। इस लाइन की ये वाली लाइन आ रही है, टिल्टेड जो लाइन आ रही है, इस वाली लाइन की कोई x y में इक्वेशन है। अब मैं बोल रहा हूं जब ये x एक्सिस को ये वाली लाइन कट करेगी तो इस पॉइंट पर y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी ना। लेकिन जब ये टिल्टेड लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, वहां पर x की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, x की भी ना कुछ वैल्यू होगी ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक लाइन है यहाँ पे कट करी, तो यहां पर ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 है, लेकिन इस एक्सिस मतलब इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है। मतलब जहां x एक्सिस पे जहां पर y की वैल्यू 0 होती है वहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर अगर y की वैल्यू 0 है तो यहां पर x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया यहां पर इन दोनों पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, क्या y की वैल्यू 0 है, और ये जो ग्राफ है, पैराबोलिक जो ग्राफ है, ये इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है। तो इस एक्सप्रेशन में जब आपने y की वैल्यू 0 रखी, मतलब y की वैल्यू 0 रखी, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। क्या निकल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं जो कि अल्फा बीटा बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं। उन दोनों रूट को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं। राइट, हम उन दोनों रूट को अल्फा बीटा बोलते हैं। हम दोनों रूट को अल्फा बीटा बोलते हैं। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ये एक्सप्रेशन था इस ग्राफ का, जो कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो रही है, तो x एक्सिस पे वहां पर x की भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। एक बात जो बात है ना, उसके अलावा एक बात करते हैं। क्या बात है, अगर मैं बोलूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोई रूट है अल्फा बीटा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का रोल क्या है, तो वो अल्फा बीटा होते क्या है। देखो जो अल्फा बीटा होते हैं ना, वो x की मैं किसी बात करूं, x की ऐसी वैल्यू होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से सेटिस्फाई। मान लो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अगर अल्फा पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर मैं बीटा पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम, उस वैल्यू को हम रूट बोलते हैं। समझे, उस वैल्यू को रूट बोलते हैं। समझ में, मतलब x की ही वैल्यू है वो। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर y वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इन दोनों पॉइंट पे, तो इन दोनों पॉइंट पे x की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और ये दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे y की वैल्यू 0, तो इन पे x की जो वैल्यू होगी वो भी अलग अलग होगी। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है, इस एक्सप्रेशन पे y इक्वल टू 0 है, तो वहां पर x की भी वैल्यू होगी। मतलब मैंने जब इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 0 रखी, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट निकल के आई। मतलब कि x की 2 वैल्यू निकलाई अल्फा बीटा, तो भैया जो x की 2 वैल्यू निकल गई ना अल्फा बीटा, वही ये पॉइंट है। अब रिलेट कर पा रहे हो कि y 0 ढालने पर x एक्सिस पे x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू निकल के आएगी, या निकल के ही नहीं आएगी, नॉन रियल होगी। 2 वैल्यू, एक वैल्यू, नॉन रियल। अब समझ पा रहे हो कुछ? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट डी कुछ समझ में आ रहा है? b² - 4ac की वैल्यू, रियल रूट, नॉन रियल रूट, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा भैया, अभी दिलाते हैं, इस ग्राफ के अंदर दिलाएंगे, मैं बता नहीं रहा हूं, अभी याद दिलाएंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, तो जो एक्सप्रेशन है इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं x की फॉर्म में, और बाद में हमारे पास अल्फा बीटा निकल के जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और वही रूट इन दोनों पॉइंट के
कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कोमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट बीटा कोमा 0 हो गया। समझ आया? ये एक्सप्रेशन का ग्राफ था, इसमें y इक्वल टू 0 था तो वहां पर x की भी वैल्यू होगी, तो y इक्वल टू 0 रखा है, x की वैल्यू है अल्फा बीटा और वो x की वैल्यू जो होगी वो यही होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ, यहाँ पे ट्विस्ट ला रहा हूँ कि भैया मैं ग्राफ नंबर सेकंड की बात करता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है, इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है भैया, वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब कि वहां पर भी y की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 0 रखी, मेरे पास ये इक्वेशन निकल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई और इस में से मेरे पास अल्फा बीटा रूट निकला है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन का जो ये ग्राफ जो है, ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर टच कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पर ही टच कर रहा है, तो वहां पर y इक्वल टू 0 होगा, लेकिन वहां पर भी x की वैल्यू होगी, एक जगह टच कर रहा है वहां पर भी x की वैल्यू होगी, तो वहां पर हमारे पास इस मतलब y इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई, वहां पर अल्फा बीटा इसके रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा, मतलब कि x की वैल्यू अल्फा बीटा ही है, कि ये x की वैल्यू हमारे पास अल्फा बीटा निकल गई है। तो आप इतना समझ जाओ, हमको समझ में आ गया कि ये ग्राफ एक जगह ही टच कर रहा है, x एक्सिस को एक जगह ही टच कर रहा है, मतलब कि एक जगह y इक्वल टू 0 है, एक प्लेस पे y इक्वल टू 0 है, एक प्लेस पे एक जगह पे y इक्वल टू 0 है, तो हमने y इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन में रखा, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकल के अल्फा बीटा, और मेरे को यहाँ से समझ में आ गया कि x एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा है, मतलब कि x की तो a की वैल्यू आएगी, लेकिन a की वैल्यू आएगी और इसके रूट अल्फा बीटा है, मतलब कि अल्फा बीटा दोनों इक्वल रूट है, दोनों सेम रूट है, मतलब कि इस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है वो अल्फा और बीटा है जो कि सेम है ना, अल्फा बीटा और कोमा 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल रूट है। वापिस बोल रहा हूँ y इक्वल टू 0 रखा लेकिन एक जगह ही कट कर रही है, मतलब कि x की भी एक ही वैल्यू आएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकल गया अल्फा बीटा, वो दोनों रूट इक्वल रूट है, इक्वल रूट है। समझे? अब यहाँ से आप समझ जाओ कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ कि भैया अगर x एक्सिस को अगर आप दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब कि उसके दो रूट आएंगे, एक जगह पे कट कर रहा है मतलब एक रूट आएगा उसको उस एक्सप्रेशन में, और अगर कट ही नहीं कर रहा तो नॉन रियल रूट आएंगे, मतलब रूट ही नहीं आएंगे, रूट ही नहीं आएंगे। पर एक पॉइंट नंबर 1 लिखवाया अभी तक मैंने, पॉइंट नंबर 1 लिखवाया मैंने, पॉइंट नंबर 1 लिखवाया, ये कट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमको देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देने से हमको पता लग गया कि हमारे पास a 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, हमको ये पता लग गया। अब मैं क्या बात बोल रहा हूँ, अगर हमको 0 से बड़ा पता लग गया कि भैया जो a है वो 0 से बड़ा है, तो हमको ये वाले ग्राफ ही चेक करने हैं, या हमको ये बात बोल दी कि भैया a 0 से छोटा है तो हमको ये ग्राफ चेक करने, ये नहीं करने, इसकी बात हो रही है तो ये वाले ग्राफ चेक नहीं करने, इसकी बात हो रही है तो ये वाले ग्राफ नहीं चेक करने। समझ में आ गया? अब सबसे पहले हमको ये बात समझ में आई कि a 0 से बड़ा है तो अपवर्ड ओपनिंग होगी, a 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगी, लेकिन इसके अलावा हम क्या बात है, हमको क्या बात समझ, देखो यहाँ पर भी सेम केस बनेंगे, यहाँ पर भी सेम बनेंगे, यहाँ पर क्या होगा अल्फा कोमा बीटा और यहाँ पर भी बीटा कोमा 0, यहाँ पर क्या होगा अल्फा और बीटा इक्वल होंगे और x y कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ पे नॉन रियल रूट है। अब देखो हमको तो ये बात एक a को देखने से, एक्सप्रेशन में a को देखने से हमको ये पता लग जाएगा कि अपवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ है डाउनवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ है, वो पता लग गया। लगते ही हमारे पास 6 में से 3 ग्राफ खत्म। मैं मान के चला मेरे को a 0 से बड़ा पता लग गया, मतलब a है ना वो 0 से बड़ा है, तो मेरे पास ये वाले ग्राफ खत्म हो गए, हमारे पास ये 3 ग्राफ बचे। अब बात आती है कि भैया 3 ग्राफ आ गए हमारे पास ये 3 ग्राफ आ गए, पर इन तीनों में से भी कौन सी ग्राफ के ऊपर बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे। देखो 2 बार कट कर रहा है ग्राफ, 1 बार कट कर रहा है ग्राफ, कट ही नहीं कर रहा। कुछ याद आ रहा, d याद आ रहा, b स्क्वायर - 4ac याद आ रहा है क्या? उसकी बात चल रही है यहाँ पर कि भैया हम यहाँ पे d चेक कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेशन चेक कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेशन d को क्या बोलते हैं यार, b स्क्वायर - 4ac, मतलब क्या चेक कर लेंगे, b स्क्वायर - 4ac को चेक कर लेंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो ये वाला हुआ, डी की वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो ये वाला ग्राफ हुआ, डी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये वाला ग्राफ हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं बोल लूं अगर a 0 से छोटा है और तो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ बनेगा, तो इसमें d 0 से बड़ा हुआ तो मेरे पास पता लग गया ये 100% ये वाला, d 0 के इक्वल हुआ तो मेरे को पता लग गया 100% ये वाला ग्राफ, d 0 से छोटा हुआ तो 100% ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आया? मजा आया? समझ के आया? मजा आया? समझ के मजा आया? अब देखो हमने ये तो बात कर ली कि भैया एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बाद में हमको ये बात पता चल गई कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, हमको ये तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस को कट करेगा तो हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि हमको सबसे पहले पता लगा अपवर्ड ओपनिंग है डाउनवर्ड ओपनिंग है, बाद में हमको पता लगा कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ है, डी 0 से बड़ा ये इन दोनों ग्राफ में इसको एक होगा, अगर d 0 से d 0 के इक्वल है तो इन दोनों में से एक होगा, और d 0 से छोटा है तो इन दोनों में से एक होगा। मतलब a 0 से बड़ा d 0 से बड़ा ये ग्राफ, a 0 से बड़ा है और d 0 के इक्वल ये वाला ग्राफ, a 0 से बड़ा d 0 से छोटा ये वाला ग्राफ। सेम यहाँ पर है, a 0 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, d पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है कि जो ग्राफ जो है, जैसे कि जो ग्राफ है जो इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा। यहां पर कर रहा है, ये 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 यहां पर कर रहा है ना, ये कर रहा है। देखो मतलब ये जो वाई एक्सिस है, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टली वाली जो लाइन है, समझ में, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, सॉरी गलत बोल दिया, वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो वर्टिकल जो लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल जो लाइन है, ये ग्राफ है, ये वाला जो अपवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ है, ये या फिर ये जो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी कट करेगा। क्या करेगा? वाई एक्सिस को भी कट करेगा ना। तो y एक्सिस को जब ये ग्राफ कट करेगा वहां पर x इक्वल टू 0 होगा, और जब x इक्वल टू 0 होगा, मतलब इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 डाल लूं, y इक्वल टू 0 प्लस c, मतलब y इक्वल टू c, ये आया मेरे पास, y इक्वल टू c आया। देखो इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा था, उसमें मैंने बोला y 0 से बड़ा है, सॉरी y 0 की इक्वल है, मतलब कि वो x एक्सिस को कट करेगा। अब देखो ये ग्राफ है ना, x एक्सिस को कट कर सकता भी है, नहीं भी कर सकता, मतलब कि y 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कैसे? कि ये इन फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ ये जो ग्राफ है, इन ग्राफ के अंदर y x एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो वहां पर y 0 है। लेकिन मैं बोल रहा हूं थर्ड नंबर ग्राफ और 6 नंबर ग्राफ के अंदर जो y है वो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो वहां पर y है ना वो 0 नहीं होगा। मतलब ये जो ग्राफ जो है ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इन थर्ड और सिक्स्थ ग्राफ में ये y 0 नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सिक्स्थ मतलब 6 के 6 ग्राफ है, छठों ग्राफ में x 0 होंगे। मतलब ये ग्राफ चाहे नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, अपवर्ड ओपनिंग हो चाहे डाउनवर्ड ओपनिंग हो, इस ग्राफ को कोई मतलब नहीं है। ये ग्राफ एक बार x 0 होगा, मतलब होगा। ये देखो यहाँ पर हो रहा है, इसमें ऊपर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, देखो x 0 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है x 0, तो वहां पर y c के इक्वल होगा। समझ में आया? अब इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं। देखो पॉइंट क्यों नहीं लिखना, हमने है ना, ये a 0 से बड़ा है, a 0 से छोटा है, a 0 से बड़ा है, a 0 से छोटा है ना। ये प्रूफ क्या था? उसमें हमने एक वर्टेक्स निकाला था x का कोऑर्डिनेट, मतलब कि वर्टेक्स निकाला था x का कोऑर्डिनेट। क्या आया था? वर्टेक्स क्या आया था? x का कोऑर्डिनेट क्या आया था? -b/2a। पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 देखो, x का कोऑर्डिनेट -b/2a, मतलब जो वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स जो है इनका x कोऑर्डिनेट -b/2 आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं
इनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब कि तो हमने पहला पॉइंट देख लिया y इक्वल टू 0, सेकंड पॉइंट देख लिया x इक्वल टू 0। मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं कि जो वर्टेक्स जो है ग्राफ के, जो वर्टेक्स जो है इन जो पैराबोलिक जो ग्राफ है इनके जो वर्टेक्स जो है उनका x कोऑर्डिनेट तो हमको पता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल दोगे, इस एक्सप्रेशन का ये x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि देखो सॉरी x कोऑर्डिनेट -b/2 है, मतलब इस एक्सप्रेशन है ना इसका जब वर्टेक्स हम फाइंड करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट -b/2 आएगा, -b/2 आएगा। लेकिन उसकी जगह मैं बात कर रहा हूं y इज इक्वल टू, अब मैं बात कर रहा हूं y कोऑर्डिनेट की। एक बात बताओ, मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास y निकल के आएगा, वो y क्या निकल के आएगा? अगर ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है तो इसको मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं तो इससे जो y निकल के आएगा ना वो भी वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, निकल के आएगा। हाँ भैया वो निकल के आएगा। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को आप इसमें अगर डालते हो तो y की क्या वैल्यू निकल के आएगी? y की क्या वैल्यू निकल के आएगी? तो ये निकल के आएगी भैया y की वैल्यू, ये निकल के आएगी y की वैल्यू। मतलब जो पैराबोला जो बनेंगे, मतलब कि एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो पैराबोला जो बनेंगे ना वो पैराबोला का x वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये है और इस कोऑर्डिनेट को इस एक्सप्रेशन में वापस डाल दिया तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। मतलब कि जो मेरे पास वर्टेक्स जो निकल के आया है, क्या निकल के आया? जो वर्टेक्स निकल के जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास वर्टेक्स निकल के आया है वो क्या है? -b/2a, -d/4a। हमेशा हमेशा भैया रट लो रट लो रट लो, वर्टेक्स यही होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में उनके अगर वर्टेक्स की बात करें ये होंगे, अगर उसके अंदर हम बोले y एक्सिस को जब y एक्सिस को जब ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ जब टच करेगा, सॉरी कट करेगा, टच नहीं कट करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट ये होगा। और मैं बोल रहा हूं जब y x एक्सिस को जब कट करेगा ग्राफ तो उसका ये वाला तो उसके जो रूट होंगे ना, उसके जो रूट होंगे अल्फा बीटा, उसके जो रूट होंगे अल्फा और बीटा, जो अल्फा बीटा जो रूट होंगे वो x कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब कि y इज इक्वल टू 0 होगा जब x कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा होंगे, x इज इक्वल टू 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट c होगा। और जब वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स होंगे। तो मजा आया समझ के? तो बीच बीच में मैंने गलती तो नहीं किया लेकिन बीच बीच में जैसे कि मैं रुक गया ये क्या होगा, तो देखो मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर रुक जाता हूँ ना वहां पर मैं सोचता हूँ सही है ना, ये गलत तो नहीं बता दिया ना, बस ये सोचता हूँ, गलत नहीं बता रहा कि जब y इक्वल टू 0 होगा मतलब कि x एक्सिस को जब ये कट करेगा या टच करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा होंगे x कोऑर्डिनेट। अगर जब y एक्स को जब कट करेगा ये ग्राफ तो वहां पर x इक्वल टू 0 होगा, वहां पर y कोऑर्डिनेट ये होगा। जब इन ग्राफ पे मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके जो वर्टेक्स होंगे वो ये होंगे। तो अब हमने समझ लिया, देखो मैं दे रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं आपको फोटो खींचने दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और बाद में सीखा ही अगला टॉपिक के ऊपर चलेंगे रेंज के ऊपर और बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। देखो मजेदार वाले पॉइंट लिखेंगे, मजा आ जाएगा पॉइंट में भी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो हमने इंट्रोडक्शन किया मतलब कि जो हमने पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, हमने जो पढ़ा है वो 43 मिनट का हो गया है। इतना लंबा लेक्चर और इस टॉपिक के ऊपर कोई भी नहीं करवा रहा है, यूट्यूब पे जाके देख लो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में सब सलटा देते हैं। हम आराम से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझा रहा हूँ 43 मिनट, है ना। कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे जाके देख लेना। तो क्वेश्चन क्या है? प्लॉट द क्वेश्चन क्या है? प्लॉट द ग्राफ of the equation, sorry equation ही of the quadratic expression होगा सर, of the expression क्या है?
ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। वापस बोल दूं, हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ तो लिखा ही नहीं भैया, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझ में, मतलब कि हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करना, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है ए कि ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, कौन सी ओपनिंग है। सबसे पहले हमें ए चेक करना है। तो ए क्या है भैया, ए 0 से बड़ा है, 5 है, ए जो है वो 5 है भैया, 0 से बड़ा है ये। मतलब कि हमको ये बात पता चल गई, अपवर्ड ओपनिंग होगा, पहला बोला अपवर्ड ओपनिंग होगा। अब हमें को क्या बात, देखो मैंने क्या बात बोली थी, क्या बात बोली थी, ग्राफ को प्लॉट करना। मैंने पहले क्या बात बोली, ए को चेक करना है। अगर ए को मेरे को चेक कर दिया ना, ए मेरे को चेक हो गया, तो मेरे को सीधे सीधे 6 में से 3 ग्राफ हट जाएंगे। अगर ए 0 से बड़ा है तो ए नेगेटिव, जो ए नेगेटिव वाले ग्राफ वो हट जाएंगे। अगर ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव वाले ग्राफ हट जाएंगे। अब मेरे पास ए पॉजिटिव आ गया तो मेरे पास ए नेगेटिव वाले ग्राफ हट गए। मतलब ए नेगेटिव के जो ग्राफ थे ना, वो 3 जो ग्राफ थे वो हट गए, है ना। मेरे पास ए पॉजिटिव वाले ग्राफ आए 3। अब 3 ग्राफ कौन से, देखो ए ग्राफ तो ये वाला होता है, ए ग्राफ ये वाला होता है, और ए ग्राफ ये वाला होता है। ये 3 ग्राफ है, इन तीनों में से कौन से ग्राफ होंगे भैया, हम डी चेक कर लेंगे, डी चेक कर लेंगे, डी चेक करते हैं हमें पता चल जाएगा। भैया आपने बताया था थोड़ी देर पहले ही, आपने इससे पहले वाली स्लाइड में ही बताया था, इससे पहले जो आपने लिखा था उसमें बताया था कि आप डी चेक कर लोगे ना। दो मैंने क्या बोला कि ए चेक करने से आपको ओपनिंग पता चले, डाउनवर्ड या अपवर्ड है ओपनिंग, और बाद में ओपनिंग पता चलते ही आपके पास 3 ग्राफ हट जाएंगे, और 3 ग्राफ बच जाएंगे कि भैया इन तीनों में ही होंगे ग्राफ, को ना कौन से, कोई से ना कोई से इन 3 ग्राफ में से होंगे। उसके बाद में मैंने क्या बोला, डी चेक कर लेना, और तीनों में से एक ग्राफ मिल जाएगा। डी चेक करते हैं, डी क्या होगा, डी चेक करते हैं, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, बी स्क्वायर में 1 है, माइनस 4 इंटू ए 5 इंटू 3, मतलब 20 तो 60 माइनस 1 माइनस 59। भैया ये क्या हुआ, भैया ये क्या हुआ, ये तो 0 से छोटा है। मतलब जो डी जो है वो तो मेरे पास 0 से छोटा है, डी तो मेरे पास 0 से छोटा है। आपने तो बोला कि डी 0 से बड़ा भी आ सकता है, डी 0 से इक्वल भी आ सकता है, डी 0 से छोटा भी आ सकता है। हमारे पास डी 0 छोटा है। अब हमारे पास कौन सा ग्राफ बच गया यार, देख मैं वापिस 6 के 6 ग्राफ बना रहा हूं। देखो ए ग्राफ ऐसा था, ए ग्राफ ऐसा था, ए ग्राफ ऐसा था, बाद में कैसा ग्राफ था, बाद में ग्राफ था, बाद में ऐसा ग्राफ था, एक ऐसा ग्राफ था और एक ऐसा ग्राफ था, राइट, एक ऐसा ग्राफ था, राइट। एक बार रुकना यार, एक ऐसा ग्राफ था। मतलब कि हमारे पास ये 6 पॉसिबिलिटी थी। इन 6 पॉसिबिलिटी में से सबसे पहले हमको ए चेक करना था। हमारे पास ए है ना, वो 0 से बड़ा आ गया, तो हमारे पास जो डाउनवर्ड ओपनिंग वाले वो ग्राफ हट गए, समझ में आया। बाद में मेरे को डी चेक करना था, भैया डी नेगेटिव आ गया, मतलब मेरे पास ये दोनों वाली पॉसिबिलिटी गई, मतलब मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी बची, मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी बच गई। तो मैंने सबसे पहले डी चेक किया, ए चेक किया, ए चेक करने के बाद में मैंने डी चेक किया, डी मेरे पास नेगेटिव आ गया। सबसे पहले ए किया, बाद में मैंने डी किया, डी करते मेरे को समझ में आया भाई ग्राफ कौन सा है। अब हम वर्टेक्स चेक करना बाकी है, और हमें क्या करना बाकी है, वर्टेक्स चेक करना बाकी है, और हमें वाई चेक करना बाकी है, वर्टेक्स और वाई। देखो वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स चेक करने से पहले वाई चेक कर लेते हैं। वाई क्या है, वाई क्या होता है, वाई इक्वल टू सी होता है, मतलब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 डालनी होती है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 डालनी होती है, जिससे हमको वाई इक्वल टू सी मिलता है। इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो ये 0 बन गया और ये 0 बन गया, तो मतलब कि वाई इक्वल टू मेरे पास 3 बन गया है, वाई इक्वल टू मेरे पास 3 बन गया। मैं पूरा लिख देता हूँ,
y इज इक्वल टू 0 + 0 + 3, मतलब मेरे पास जो y की वैल्यू को मेरे पास 3 निकल गई। समझ में आया? सबसे पहले a चेक किया, बाद में मैंने d चेक किया, अब मैंने y चेक कर लिया, अब मैंने y चेक कर लिया, अब मेरे पास बच गया वर्टिक्स। अब मेरे पास बच गया वर्टिक्स। अब वर्टिक्स क्या है भैया? वर्टिक्स है -b/2a, -d/4a, ये मेरे पास वर्टिक्स है भैया। तो है क्या ये? -b/2a, -b मतलब कि -1 / 2 × 5, ओके, कोमा -d, -d क्या है? अबे d तो हमने निकाला था -59 है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 59, हमारे पास d भी आ गया, मतलब कि हमारे पास वर्टिक्स है। अब क्या होगा? ये क्या होगा? -1/10, 59/20, ये वर्टिक्स आ गई, ये हमारे पास वर्टिक्स आ गई। समझ में आया? सबसे पहले हमने a निकाला, बाद में हमने d निकाला, बाद में हमने a निकाला, बाद में हमने वर्टिक्स निकाला, बाद में हमने वर्टिक्स निकाल लिया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? पहले a, बाद में d, बाद में y, बाद में वर्टिक्स। अब हमारे पास सारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, बस अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, बस ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना। मैं यहाँ पर बनाता हूँ ग्राफ, ये ग्राफ है। सबसे पहले क्या है? a 0 से बड़ा मतलब अपवर्ड ओपनिंग होगा 100%। उसके बाद में a d चेक करना, d कैसा? नेगेटिव है, मतलब कि x एक्सिस को टच या कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, x एक्सिस से ऊपर ही होगा। ए क्या है? पॉजिटिव, मतलब कि ऊपर खुलेगा। डी नेगेटिव, मतलब कि x एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। y इज इक्वल टू 3, मतलब कि y की वैल्यू जहां पर 3 होगी ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, मतलब y को यहाँ पर कट करेगा। और वर्टिक्स क्या है? वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब कि ओरिजिन से इधर बनेगा, ये ओरिजिन है, इससे इधर बनेगा, और ये पॉजिटिव है, मतलब कि ऊपर बनेगा। मैं बोला -1/3, मतलब कि यहाँ पर है, और 59/20, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कि यहाँ पर होगा, मतलब कि ऐसा ग्राफ जाएगा। सॉरी यहाँ पर है ना, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। वापस बना देता हूँ। जीरो कोमा 3, और जो वर्टिक्स जो है वो ये होंगे, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो एक बात बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई मैंने रैंडम ग्राफ बनाया, मैंने यहाँ पर कोई ग्राफ चार्ट नहीं लिया है, कोई मैंने यहाँ पे ग्राफ का चार्ट नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे रैंडम ग्राफ बनाना है। पहली बात, मैंने यहाँ पर रैंडम ग्राफ बनाया है, इसलिए ऊपर नीचे बन गया होगा। वैसे बनाया मैंने सही है, लेकिन करेक्ट मतलब कि ग्राफ के अकॉर्डिंग गलत हो सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आपको जेई एडवांस जेई मेन के पेपर में कोई ग्राफ से नहीं बना, आपको रैंडम ही बनाना है, वहां से आइडिया लगाना है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्लॉट का ही है क्वेश्चन, प्लॉटिंग का ही है, क्या ग्राफ का क्वेश्चन? ये प्लॉटिंग का ही है, प्लॉटिंग का ही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा है? चलो नेगेटिव वाला ले लेते हैं। नेगेटिव वाला क्या है? y इज इक्वल टू -x² प्लस 6x - 9 प्लस 6x - 9। अब हमें क्या करना है? पहले तो a चेक करना है। पहले तो a चेक करना। भैया बदकिस्मती तो नहीं है, लेकिन हमको मजा आ गया, हम लकी है। जो आपने पहला वाला केस ले लिया, a पॉजिटिव है, अब ले लिया आपने a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव है। इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है भैया? -1 है, जो कि नेगेटिव है। बाद में हमको d चेक करना है। d चेक करना है, b² - 4ac, b² - 4ac मतलब कि 64, 6 का स्क्वायर 60, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 -4 डॉट, ये -1 है a। c क्या है? -9 है भैया, c -1 है, मतलब कि -36 -4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पर +4 हो गया, मल्टीप्लाई करना -9 से, मल्टीप्लाई करना -9 से। देखो
18.7 36, तो यहाँ पे 36 हो गया और ये माइनस हो गया, समझ रहे हैं? यहाँ पे 36 हो गया माइनस हो गया, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए और यहाँ पर आपके पास जीरो आ गया। भैया मजा आ गया, d इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब कि इक्वल रूट होंगे। वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि a जीरो से छोटा है, मतलब कि नेगेटिव आ गया, a नेगेटिव मतलब कि a जीरो से छोटा है। बाद में हमने d निकाला तो मेरे को पता लग गया 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 9, मैंने -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास +4 आ गया, +4 को मैंने -9 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को -36 मिला, -36 मिला तो आपस में कट गए, तो मेरे पास जो d की वैल्यू है वो मेरे पास 0 मिल गई, मतलब कि जो इक्वल रूट होंगे। वापस मैं याद दिला रहा हूँ, मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी थी, उसमें a पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, a नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बची है, और a नेगेटिव में भी 3 ग्राफ थे, d निकालते पता लग गया भैया इक्वल रूट वाला, इक्वल जिसके रूट इक्वल थे वो वाला ग्राफ आएगा। मतलब कि मेरे पास जो ग्राफ आएगा, जो मेरे को ग्राफ देखने को मिलेगा वो लगभग ऐसा दिखेगा जिसके इक्वल रूट होते हैं, अब आगे का प्रोसेस करता है। आगे हमको क्या निकालना था, y निकालना था, y क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 डालने पर y मिलेगा, इसमें x 0 डालोगे तो 0 + 0 -9 आएगा, मतलब y की वैल्यू -9 है। मतलब कि ग्राफ जो है, ये एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो y को -9 पे कट करेगा। अब हमको एक चीज बच गई है जो कि है वर्टेक्स, -b/2a, -d/4 है, आपको बार बार में लिखना जो आपके पास याद हो जाए। तो वर्टेक्स आपको क्या मिल गई, वर्टेक्स आपको क्या मिले, -b मतलब कि -6/2 मल्टीप्लाई बाय -1 -d 0 आया भैया, तो पूरा मतलब कि आपको d की जगह आप 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से आपको क्या मिला, -6 डिवाइड बाय -2, 2 से 2 कट गया, माइनस कट गया, तो आपके पास यहाँ पे मिली 3,0, तो आपके पास वर्टेक्स क्या मिले आपके पास, वर्टेक्स जो मिले मेरे को मिले 3,0। मेरे को जो वर्टेक्स मिले वो 3,0 मिले। अब हम ग्राफ पुट करते हैं, मजेदार ग्राफ है, क्या मजेदार ग्राफ है, मजा आएगा ग्राफ प्लॉट करने में। क्या है ग्राफ कि भैया पहले तो a 0 से छोटा है, मतलब कि ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, बाद में मेरे को पता लग गया कि एक जगह तो टच होगा, बाद में मेरे को पता लग गया -9 पे कट करेगा, -9 में मान रहा हूं यहाँ पर होगा -9, यहाँ पर -9 होगा है ना, यहाँ पर होगा -9 यहाँ पर होगा। अब मैंने इन तीनों को चेक लिया से मेरे को वर्टेक्स चेक करना है। अब मैं इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और बताता हूँ, अगर d = 0 होगा ना, d = 0 होगा तो उसमें देखो d = 0 है, मतलब कि वहां पर y = 0 आ रहा है। क्या रहा, y = 0 मतलब जहां पर x एक्सिस को जहां पर ग्राफ कट कर रहा है वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, वहां पर x की वैल्यू होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं ग्राफ जो है मेरा वो ऐसा है, तो इसमें मेरे पर यहाँ पर y की वैल्यू अलग होगी, ऐसा y की वैल्यू तो 0 होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू होगी कुछ, यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू होगी और यहाँ पर वर्टेक्स की भी अलग वैल्यू होगी। लेकिन मैं इसकी जगह बात कर रहा हूँ ऐसे ग्राफ की, कैसे ग्राफ की, ऐसे वाले ग्राफ की जो कि टच करे। यहाँ पर y = 0 होगा जहाँ पर टच कर रहा है, मतलब कि ग्राफ जहाँ पर यहाँ पर टच कर रहा है तो यहाँ पर y = 0 होगा, यहाँ पर y = 0 होगा, और यहाँ पर अगर y = 0 है, यहाँ पर अगर y = 0 है तो यहाँ पर x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये जहां पर टच कर रहा है मतलब अगर ग्राफ x एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है तो वो वहां पर कहां पे टच करेगा, वो वर्टेक्स पे टच करेगा, कहां पे टच करेगा, वर्टेक्स पे टच करेगा। मैं इसको एक बार बड़ा ग्राफ बना के दिखाता हूं, जैसे कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे टच कर रहा है तो ये वर्टेक्स पे ही टच करेगा। तो मैं बोलने का इतना ही मतलब है, अगर ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है, मतलब कि x एक्सिस को एक बार ही टच कर रहा है, मतलब एक बार ही y = 0 है, वहां पर x की एक ही वैल्यू है, तो वहां पर जो x की जो वैल्यू होगी वो
जो ग्राफ जो बनेगा ना, जो पैराबोला जो बनेगा उसका वर्टिक्स होगा। मैं बोलने का मतलब ये है कि अब जो अब जो हम इस ग्राफ में जो हम पैराबोला बनाएंगे, ये जो मेरे पास जो ग्राफ है इसमें जो हम पैराबोला बनाएंगे, तो इस पैराबोला जो वो क्या है, वो कौन सा वाला पैराबोला है जिसका d इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो इस x एक्सिस को एक बार ही टच करेगा, जो x एक्सिस को एक बार ही टच करेगा और x एक्सिस को एक बार टच करेगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वहां पर जो वर्टिक्स है उसके कोऑर्डिनेट ही कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट के जहां पर ही टच करता है। समझ में मैं बता रहा हूं, जैसे ये वर्टिक्स है 3,0, मतलब कि यहाँ पर कुछ है, तो मेरे पास जो पैराबोला जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, जो पैराबोला है वो ऐसा कुछ बनेगा, पैराबोला बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, पैराबोला बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा। वापिस बोल रहा हूँ देखो, कोई को समझ में नहीं आया होगा, कोई को समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो अगर वापिस धीरे धीरे बता रहा हूँ, अगर d इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि उसका एक ही रूट है, उसका दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें d इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट है वो दोनों रूट इक्वल रूट है, मतलब उसका एक ही रूट है, उस इक्वेशन का एक रूट है, उसको उस इक्वेशन में एक रूट है। सेम ही बात यहाँ पर है, यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 हुआ है, d इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो x एक्सिस को ये ग्राफ सिर्फ टच कर रहा है, वो भी एक जगह पर टच कर रहा है, तो जहां पर टच करेगा ना वहां पर y इज इक्वल टू 0 होगा और वहां पर x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 0 होगा और वहां पर x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना भैया। हमने मान लिया, आप बोल रहे हो कि x की वैल्यू होगी, लेकिन मैं क्या बात बोल रहा हूं, हमने जो वर्टिक्स निकाल लिया है, हमने जो क्या निकाला, वर्टिक्स जो हमने निकाला है वो वर्टिक्स, अगर d इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो जो वर्टिक्स है वही वर्टिक्स वो वर्टिक्स होंगे जहां पर y इज इक्वल टू 0 होगा और वहां पर x इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जो वर्टिक्स है वो 3,0 है। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां पर d इज इक्वल टू 0 होगा ना वहां पर वर्टिक्स भी वही होगा और वहां पर जो जहां पर ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा वह y इज इक्वल टू 0 होगा और वहां पर x की भी वैल्यू होगी और जहां पर टच करेगा वही वर्टिक्स होगा। जहां पर d इज इक्वल टू 0 की अगर बात हो रही है, d इज इक्वल टू 0 की कंडीशन लग रही है, तो वहां पर जो पैराबोला बनेगा ना उस पैराबोला का वर्टिक्स भी वही होगा जहां पर वो टच करेगा। समझ में आ गया भैया? आप बताओगे नहीं आएगा? आप बोलो भैया, आप बताओगे नहीं आएगा? आप बताओगे नहीं आएगा? मैं एक छोटा सा ग्राफ और बना देता हूँ तसल्ली के लिए, आपकी भी और मेरी भी। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपवर्ड ओपनिंग वाला ग्राफ ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जहां पर अगर d इक्वल टू 0 की कंडीशन लग रही है, क्या d इक्वल टू 0 की कंडीशन लग रही है, d इक्वल टू 0 में अगर ग्राफ है ना वो x एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है तो उस पर y इक्वल टू 0 होता है और वहां पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मेरे को नहीं पता कौन सा ग्राफ है, लेकिन मैं मान लो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो जहां पर x की जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट ही होगा और जो y इक्वल टू 0 है मतलब कि उस वर्टिक्स का y जो है वो 0 होगा। मेरे को कैसे पता लगा? देखो d इक्वल टू 0 मतलब कि वो तो d इक्वल टू 0 मतलब कि x एक्सिस को एक जगह पर टच कर रहा है। अगर वो एक जगह पर ही टच कर रहा है तो कहां पर टच करेगा, जहां पर उसका वर्टिक्स होगा। मतलब कि x एक्सिस को अगर वो एक जगह पर टच कर रहा है, इसका मतलब जो ग्राफ का जो पैराबोला है उसका जो वर्टिक्स होगा ना वो वर्टिक्स भी वही होगा जहां पर वो ग्राफ टच कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये जो वाला पैराबोला जो है, ये वाला पैराबोला x एक्सिस को एक जगह पर टच कर रहा है, तो जहां पर टच करेगा ना वहां पर ही वर्टिक्स होगा। एक जगह पर टच करा मतलब d इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू 0 मतलब कि पैराबोला का वर्टेक्स भी होगा और d इक्वल टू 0 मतलब वो x इक्वल टू मतलब कि x एक्सिस को वो एक बार टच भी करेगा। तो x एक्सिस को जब वो एक बार टच करेगा ना तो वहां पर x एक्सिस को जहां पर वो टच करेगा तो वहां पर ही उसके वर्टेक्स होंगे। इतना समझो, अगर आपको वर्टेक्स निकालने हैं, अगर आपको ये निकालना है कि d इक्वल टू 0 है, आपको क्या बात बोली है, बोले भैया d इक्वल टू 0 है और x एक्सिस को
टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक बार, मतलब डी इक्वल टू 0 है, तो जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना वो पॉइंट बताओ, तो बिना किसी चिंता से आप वर्टेक्स निकालो, क्योंकि जहां मतलब कि एक्स एक्सिस को पैराबोला अगर एक जगह पे टच कर रहा है, मतलब कि वो एक जगह पे टच कर रहा है, वहां पर एक्स एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी, वो जो पैराबोला है जो टच कर रहा है एक जगह पर उसका वर्टेक्स होगा। समझ में? अब देखो आज का लेक्चर बड़ा बन गया है, तो इसी लेक्चर में एक पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, उसके बाद में लेक्चर खत्म करेंगे, और जो इसके रेंज वाले जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि छोटे मोटे जो कि आधे घंटे का टॉपिक है। समझ में? मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो रेंज वाला जो टॉपिक है वो आधे घंटे का टॉपिक है, जो कि पार्ट 6 में करेंगे, जो कि पार्ट 6 में करेंगे। देखो चीज क्या है, कि अगर मेरे को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना है, उसको पुट करना है ना, मेरे को ग्राफ बनाना, उसको प्लॉट करना है ग्राफ को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले मेरे को डी चेक करना है, सॉरी ए चेक करना है, ए 0 से बड़ा है या ए 0 से छोटा है, सॉरी ए 0 से छोटा है ए 0 से बड़ा है, पहले मेरे को ये चेक करना है। अगर ए 0 से छोटा हुआ तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगी, डाउनवर्ड ओपनिंग होगी, राइट, ओपनिंग होगी, और ए 0 से अगर बड़ा है मतलब कि अपवर्ड ओपनिंग होगी, अपवर्ड ओपनिंग होगी, अपवर्ड ओपनिंग होगी। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, मेरे को डी चेक करना है, क्या करना है, डी चेक करना है। डी क्या है, तो 0 से बड़ा होगा, डी 0 के इक्वल होगा, और डी 0 से छोटा होगा। समझ में आया? बाद में मेरे को क्या करना है, देखो बाद में आपको ना रूट निकालने, क्या निकालने, रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालना है। बाद में मेरे को क्या करना है, y इक्वल टू 0 करना है, और इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा कोमा 0 और बीटा कोमा 0 निकालना है। समझ में आया? समझ में? मतलब कि अगर आपके पास 0 से बड़ा आ गया डी या 0 के इक्वल आ गया डी, तो आपको y इक्वल टू 0 करके रूट्स निकालने हैं। अगर 0 से बड़ा आ गया तो 2 रूट आ जाएंगे, और अगर 0 से छोटा 0 के इक्वल आ गया तो मतलब कि दोनों जो रूट होंगे एक ही रूट होंगे, एक जगह टच कर रहा है, मतलब कि जहां पर वो टच कर रहा है वहां पर उसके वर्टेक्स होंगे। जो ग्राफ मैंने बनाया था उसमें ये बोलना चाह रहा था कि एक्स एक्सिस को जहां पर ग्राफ टच कर रहा है, डी इक्वल टू 0 के केस में जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पर ही उसके वर्टेक्स होंगे। तो क्या उसमें आप जब वर्टेक्स निकालोगे तो वहां पर ही आपके पास ग्राफ मिल जाएगा, ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। और d इज इक्वल टू डी है ना, वो 0 से छोटा है, तो आपको रूट निकालने की जरूरी नहीं है, क्यों, रूट होंगे ही नहीं। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, आपको वर्टेक्स निकालने हैं। क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है ना। और पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है, x इज इक्वल टू 0 करके y इक्वल टू c निकाल लेना है, y इक्वल टू c निकालना है, x इक्वल टू 0 करके। समझ में आया? आपको ये चीज निकालनी है। तो वापस बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगा लो। क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट है। जब भी आप क्वेश्चन करो तो इन 5 पॉइंट को याद रखना है। ए निकालना है, ए से हमको पता लगा अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, वो निकालने के बाद में डी निकालना है। अगर डी 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा है तो उसके रूट निकालने हैं। अगर डी 0 से छोटा है तो उसके रूट ही नहीं निकालने, डी 0 से बड़ा है, डी 0 के इक्वल रूट निकालने, डी 0 से छोटा है तो रूट नहीं निकालने। अगर रूट निकालने हैं तो भी आपको वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, और रूट नहीं निकालना तो भी आपको वर्टेक्स निकालना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और अगले लेक्चर में हम जो पार्ट नंबर 6 बनाएंगे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर ही बनाएंगे, उसमें उसके रेंज कवर करेंगे और रेशनल एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, और बाद में हम लोकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हुआ हो तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज शेयर जरूर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, और कमेंट करें। जो भी आपको कमी लगी हो ना वो आप कमेंट करो कि भैया आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो या आप ज्यादा बार बोल देते हो, तो आप जो आपको जो कमी लगी हो वो आप कमेंट करिए, जो मैं सुधारता हूँ। ओके, तो हैव ए नाइस डे। आप
अगले नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं पार्ट नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।